हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हमने पिछले लेसन में जैसे देखा था कि कैसे प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आगे आपके कुछ भी प्लान करने के लिए। तो यूपीएससी में अगर आप ये चीज़ देखी होगी आपने, तो जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था 2000 हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 2013 से लेके 2019 तक जितने भी पेपर्स हुए हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हों, पॉलिटी के हों, इकोनॉमी के हों, हम सब कवर करेंगे। लेकिन अभी ये जो सीरीज़ चल रही है, ये पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है और हमने इसका एक पहला जो लेक्चर है वो हमने अपलोड कर दिया है। वो हमने 2019 का अपलोड कर दिया है। ठीक है। तो अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो पहले आप जाके वो देख लीजिए, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज हम तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था 2019 का और इस लेक्चर में हम देखेंगे 2018 का कि कैसे कैसे यूपीएससी ने एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हैं और हमें किस तरह से प्रिपेयर करके जाना है। तो जो लोग इस बार मेंस दे रहे हैं वो अगर वो ये सीरीज़ देख रहे हैं तो उनको इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि उनको वहाँ पे एग्ज़ाम में कुछ भी ऐसे यूपीएससी की तरफ से गूगली ऐसी आ सकती है, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि उन्होंने पहले नहीं पढ़े हुए या उन्होंने नहीं तैयार किए हुए, उन्हें वहाँ पे जाके स्पॉन्टेनियसली आंसर देना पड़ सकता है वहाँ पे जाके। ठीक है। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 2018 एग्जाम के पॉलिटी के जो पेपर हुआ था पॉलिटी के क्वेश्चंस के। तो देखिए यहाँ पे 2018 में पॉलिटी से जो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो उन्होंने क्या पूछा है, इन द लाइट ऑफ recent controversy regarding the EVMs। EVMs यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे ये पूछा है कि जो ईवीएम के रिगार्डिंग जो कंट्रोवर्सी हुई थी, अब इलेक्शन कमीशन को उसके उसके लिए क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और क्या आगे नियर फ्यूचर में चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे और उनको साथ में ये इंश्योर द ट्रस्ट वर्थिनेस ऑफ द इलेक्शंस इन इंडिया। तो कैसे जो ईवीएम है वो इलेक्शन कमीशन के लिए एक चैलेंज बन चुका है इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए इंडिया में। ठीक है। तो हम अगर आपने ध्यान से अगर किसी एस्पिरेंट ने 2018 के लिए प्रिपेयर किया होगा तो उसको इतना तो पता होगा कि इलेक्शन से पहले 2019 के जनरल इलेक्शन से पहले ईवीएम के जो ईवीएम पे काफ़ी सवाल उठ रहे थे, वो 2016 से ही उठ रहे थे सवाल। तो ईवीएम के ऊपर लाजमी था कि एक ना एक क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पूछेगा ही पूछेगा। अगर किसी एस्पिरेंट ने अच्छी तरह से ध्यान से प्रिपेयर किया होता तो वो इस टॉपिक को कभी भी नहीं छोड़ता और इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ के जाता। तो देख लीजिए 2018 में यूपीएससी ने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ ही लिया था। और साथ में इसकी एक और कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि जो वीवीपीटी था वीवीपीएटी था, वोटर्स वेरीफाइडेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है। अब ये क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने ना इस पे ना एक जजमेंट दी थी, उसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको जो अगर मेंस में ऐसा फिर से क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे। ठीक है। और हम इसके इस कंटेक्स्ट में भी देखेंगे कि जो 2018 में क्वेश्चन आया था वहाँ पे आपका आंसर कैसा होना चाहिए था। और यहाँ पे बिल्कुल एक जनरल वे में हम इससे बात करेंगे, हम ना कि कोई स्पेसिफिकली बात करेंगे, हम इसको पूरा एक जनरल टॉपिक रखेंगे। तो पहले आपकी इंट्रो ये होनी चाहिए कि ईवीएम क्या है, एक टेक्नोलॉजी है टू कंडक्ट इलेक्शंस, जो रिप्लेसमेंट है किसका, बैलेट का। बैलेट पेपर जो पहले होता था उसका रिप्लेसमेंट है। ठीक है। आपने इंट्रो में ये सब कुछ डाल के कि
फिर उसमें आपने एक उसकी जब अब इंट्रो के बाद जब आप बॉडी पे आते, फिर अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से दिया होता, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ा होता या कुछ भी आपने न्यूज़ थोड़ी सी भी देखी होती, तो आपको ये पता चल जाता। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो वीवीपीएटी है उसको 1 से 5 तक कर देना चाहिए। अब वीवीपीएटी है क्या? ये एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन प्रिंटर मशीन है, ठीक है, जो अटैच होती है हमारी ईवीएम मशीन से। जो ईवीएम मशीन से जो ये है ये अटैच होती है। अब जो लोग भी 18 साल के हो चुके हैं उनको तो ये पता है, अगर वो वोट देने गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा जब वो किसी कैंडिडेट को वोट करते हैं तो वहाँ पे एक साइड में एक मशीन लगी रहती है छोटी सी। तो उसमें ना एक शीशे सा एक बना होता है, उसके अंदर ना एक रोलर होता है। तो जब आप किसी को भी वोट करते हैं, किसी कैंडिडेट को वोट करते हैं, तो आपको वहाँ पे वो पता लग जाता है कि आपने वोट किसको किया है। वो हार्डली एक छोटी सी स्क्रीन होती है, आपको उसके थ्रू विंडो होती है, आपको उसके थ्रू हार्डली 4 से 5 सेकंड तक आपको पता रहता है कि हाँ मैंने इसको वोट किया, तो वो आपको वहाँ पे पता लग जाता है कि मैंने किसको वोट किया है, तो वहाँ पे वो आ जाता है। तो आपने ये थोड़ा उसका बॉडी में ये थोड़ा बताना था कि वो क्या है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा बता देना था कि जो ईवीएम है, ईवीएम का थोड़ा बता देना था। फिर वीवीपीएटी का थोड़ा बता देना था। तो और बता देना था कि जो ऑफिसर होता है वहाँ पे उसकी अथॉरिटी में ये सब कुछ होता है। उसके अलावा उस मशीन को कोई छेड़ नहीं सकता या कुछ नहीं कर सकता। और बाद में आपने ये बता देना था, उसके प्रोज एंड कॉन्स बता देने थे कि हाई प्रोपोर्शन ऑफ इनवैलिड वोट्स जो वो पढ़ सकते हैं ईवीएम में। उसके बाद आपने ये बता देना था, प्रॉब्लम्स बता देनी थी कि ईवीएम को प्रोज में बता देना था कि ईवीएम क्यों लाया। उसके कॉन्स बता देने थे। प्रोज में आपने ये लिखना था ईवीएम जो है वो मतलब कि बैलेट का उसको बैलेट से चेंज करके उसको एक टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के लाया गया है। उसके बाद में आपने ये बता देने थे, उसके कॉन्स बता देने थे कि जो मतलब कि वोटिंग होती है उसमें हाई प्रोबेबिलिटी चांस रहता है कि वोटिंग कोई ग्लिच हो जाए, कुछ भी टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, टेम्परिंग मतलब कि टेम्पर्ड इजीली हो सकता है, हैकेबल है। तो आप ये चीज़ लिख सकते थे। तो ये चैलेंजेस जो है वो आप लिख सकते थे। उसके बाद में आपको ये लिखना था थोड़ा सा बॉडी में ही कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को हायर करे जो इन चीज़ों को टैकल करें। फिर बाद में आपने एक कंक्लूजन में अ, आराम से थोड़े अच्छा सा कंक्लूजन बना के, ना ज़्यादा हार्श ना ज़्यादा मतलब कि एक्सट्रीम, ना ज़्यादा हमने एक्सट्रीम जाना है, ना ज़्यादा हमने गवर्नमेंट के फेवर में जाना है। गवर्नमेंट के फेवर में हमने एक बिल्कुल बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू बना के रखना है। हमने बिल्कुल सेंटर का पॉइंट ऑफ व्यू बना के रखना है। बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आप देख रहे होंगे, बिल्कुल बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू बता के रखना है कि हाँ ऐसे जनरलाइज जो टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं उसमें हमें उसको अच्छी तरह से उसको सॉल्व करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को उसको सॉल्व करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ऐसे एक्सपर्ट हायर करने चाहिए। फिर गवर्नमेंट को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि वो इस चीज़ को जो वहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है उसको थोड़ा उनको थोड़ा ट्रेन करना चाहिए, उनको थोड़ी ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो ये ऐसे ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को आराम से वहाँ पे लिख सकते थे। अगर आपको ये नियर फ्यूचर में भी आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं वहाँ पे। आप ये नहीं है कि आप बिल्कुल परफेक्ट एक आंसर लिखें, आपको वहाँ पे ये चाहिए कि आप वहाँ पे कुछ ना कुछ लिखें जिससे आपको नंबर मिले। और वो कुछ ना कुछ ये नहीं है कि आप रैंडम सा कुछ भी लिख के आ सकते हैं। वहाँ पे ये है कि आप कुछ अच्छा लिखें जिससे आपको एक वैलिड पॉइंट्स लिखें आप। तो ये वैलिड पॉइंट मैंने आपको बता दिए, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन वो यहाँ पे ये पूछ रहा है, वो वही लेंथी स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि यूपीएससी क्या करता है कि वो लेंथी स्टेटमेंट्स डाल देता है एस्पिरेंट्स को। एस्पिरेंट्स का थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए थोड़ी स्टेटमेंट वो पढ़ें, फिर वो थोड़े कॉन्शियस हो जाएं। तो थोड़ा ऐसे वो उनको करने के लिए ऐसे यूपीएससी ट्रिक्स अपनाता है। तो ये आपको हर एग्जाम में मिलेगा। तो यहाँ पे वो आपको एनसीएससी के बारे में पूछ रहा है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ऐसे ही आपको पता होगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब भी होता है। ऐसे ही बहुत सारे नेशनल कमीशन होते हैं, वहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेशनल कमीशन है वैसे ही। तो यहाँ पे इसने क्वेश्चन में ये पूछा है
कि जो रिजर्वेशन है NC/SC है जो कैन इन्फोर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन किन के लिए? जो शेड्यूल कास्ट को मिली है, जो SC कम्युनिटी है, इन द रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स। अब ये रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स कौन से आ गए? जैसे कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे मुस्लिम्स आ गए, और भी अदर कम्युनिटीज़ आ गई, उनके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स उनके खुले हुए हैं, जैसे मदरसर्स हो गए या कुछ और इंस्टीट्यूट्स हो गए, तो वहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड हो सकती है कि नहीं सकती। अगर किसी ने भी अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा या पढ़ा होगा, तो वो आंसर कैसे लिखता अपना? आपने थोड़ी सी इंट्रो बता देनी थी। NC/SC क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनली एक बॉडी है, आर्टिकल 338 के तहत इसको बनाया गया है। उसमें ये लिखा गया आर्टिकल 338 में, अगर आपको आर्टिकल नहीं भी पता, अगर आपको थोड़ा सा ही पता कि आप सिर्फ इतना लिख सकते थे वहाँ पे, इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर हैज बीन गिवन देयर हैज बीन place that there has been in constitution it has been written that there shall be a commission for the welfare for the SC and ST। तो आप ये थोड़ा बता सकते थे। तो आप उसके बाद बॉडी में आपको अगर अगर आपने थोड़ा सा भी कोई भी सभी न्यूज़पेपर पढ़ा होता या कुछ भी आपको थोड़ी सी न्यूज़ देखी होती है आपने, तो आपको इतना पता होना था कि एक बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी। उस रूलिंग में उन्होंने ये कहा था कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं या कुछ भी हैं, उन पे उनमें जो रिजर्वेशन है वो नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। तो इसके चलते ये काफ़ी एक लंबा टॉपिक चला था। फिर उसके बाद में किसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक वो फाइल की थी, पिटीशन फाइल की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन थी वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम इस केस को नहीं सुनेंगे, जो कोर्ट ने कह दिया। तो ये काफ़ी चली थी। तो अगर आपने थोड़ा सा भी पता होगा, अगर आपने देखा होगा, तो उसमें ये था कि जो स्कूल जो रिजर्वेशन है वो वहाँ पे किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उनको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स को एक राइट दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि वो अपने इंस्टीट्यूट्स को खुद ही वो मैनेज करेंगे, खुद ही हैंडल करेंगे, और स्टेट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। तो स्टेट ने ये थोड़ी वो की थी, इंटरप्रिटेशन की थी कि उसमें रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो हाँ, तो जब आपने ये थोड़ा बॉडी में ये लिख दिया, उसके बाद में आपने कंक्लूजन में ये लिखना था कि जो बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू दे देना था। ना ही आपने ज़्यादा एक्सट्रीम जाना था, ना ही आपने ज़्यादा किसी के पर्टिकुलर के फेवर में जाना था, कुछ भी नहीं जाना था। फिर आपने एक बैलेंस सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू देके आपने बताना था कि हाँ, ऐसा ऐसा जजमेंट के बारे में आपने लिख देना था वहाँ पे। थोड़ा सा कोर्ट का ऑर्डर आपने बता देना था, और जो सारे स्टेक होल्डर है उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता देना था। थोड़ा आपने बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू। यूपीएससी यही चाहता है कि जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहा है वो किसी भी आइडियोलॉजी से रिलेट ना करता हो। वो एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू बना के अपना आंसर लिखे। अगर आपने ऐसा लिखा होता तो आपको आराम से 5-6 नंबर आपको आराम से मिल जाने थे। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है? थर्ड क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, इसने फाइनेंशियल इमरजेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन करता है, कौन लगाता है, प्रोक्लेम कौन करता है? वो प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोक्लेम होती है, ठीक है। और उसमें उसने ये पूछा गया है, जो फाइनल इमरजेंसी जब रहती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर वो फोर्स में रहती है। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपको आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा प्रेसिडेंट के बारे में, तो आपने फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए पढ़ा होगा। तो आपने इंट्रो में ये बता देना था कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा बता देना, इंट्रो दे देनी थी। आर्टिकल जो 52 है उसमें ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया। आर्टिकल 79 है जो, उसमें ये बताया गया जो प्रेसिडेंट है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है। वैसे तो जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का पार्ट नहीं है। लेकिन आपने देखा, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा भी अच्छी तरह से पढ़ा होगा, पॉलिटी अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी,
तो उसमें आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है, उनके बिहाफ पे, उनके नेम पे जो डिसीजन होते हैं पार्लियामेंट में वो लिए जाते हैं। तो इस नज़रिए से अगर हम देखें तो जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट है। तो इसमें इन्होंने पूछा हुआ है आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, तो अपने फाइनेंशियल इमरजेंसी को थोड़ा बता के आर्टिकल 368 के तहत उसको लगाया जाता है। तो ये आपने बता बता देना था। अब आते हैं बॉडी पे। अब बॉडी पे वो देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वट कॉन्सिक्वेंसेज फॉलो व्हेन अ डिक्लेरेशन रिमेन्स इन फोर्स। क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जब वो डिक्लेरेशन जो होती है वो फोर्स में रहती है। ठीक है, तो अब आपने ये बता देना बॉडी में। अब कॉन्सिक्वेंस ये नहीं है कि उसके क्या नुकसान होंगे या क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा वो। वहाँ पे ये पूछ रहा है जब वो रहता है तो वहाँ पे एक जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो एक लीगल प्रोसेसिंग होती है उसके तहत क्या नुकसान होते हैं, वो इसके बारे में पूछ रहा है, आपको लीगल वे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आपने वहाँ पे ये बता देना था कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल मैटर में इंटरवीन कर सकती है, उनको सजेशन कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट को बोल सकते हैं, स्टेट्स को बोल सकते हैं कि अब उनकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज हो गए, अलाउंस हो गए, वो उनके कम कर सकते हैं या हाफ कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्टेट अगर कोई बिल पास करती है तो वो बिल को रिजर्व करेगी पार्लियामेंट के लिए, उनकी सजेशन के लिए, उनके कंसिडरेशन के लिए वो पार्लियामेंट के लिए वो रखेगी उसको रिजर्व करके। आफ्टर दे पास इन स्टेट लेजिस्लेचर, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपने ये लिख देना था थोड़ा बॉडी में कि वो जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्शन दे सकते हैं रिडक्शन, वही सैलरी अलाउंस जो भी है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी भी कट हो सकती है, और जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनकी सैलरी भी कट हो सकती है। यहाँ पे आप मेरे को, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा होता तो आप ये लिख सकते थे। और आप एक चीज़ कमेंट में बताइए, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो जो प्रेसिडेंट होता है उनकी सैलरी क्यों नहीं कटती, ये कमेंट में बताइएगा आप। जो प्रेसिडेंट होता है जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी होती है तो उनकी सैलरी क्यों नहीं कटती, बाकी तो सबकी कट रही है, उनकी भी कटनी चाहिए, तो उनकी क्यों नहीं कटती ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो बाद में फिर आपने कंक्लूजन में एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू दे देना था कि ऐसी अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी वैसे तो इंडिया में कभी लगी नहीं है, हाँ, तो कई कुछ लोग मानते हैं कि जो 90s में जो क्राइसिस हुए थे तो वहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई थी। ऐसा नहीं है, कभी भी इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। तो आपने ये थोड़ा कंक्लूजन में बता देना था बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू करके कि जो हमारी जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो इकोनॉमिक देखती है, इकोनॉमी का डिपार्टमेंट है जो, या कुछ भी है, तो उसको एक बैलेंस काम करना चाहिए ताकि ऐसा नौबत ना आए। हमारे जो बैंक्स हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि एक इकोनॉमी और पॉलिटी का कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे आपको यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। उसके बाद आप फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये क्या पूछ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि व्हाट डू यू थिंक द कमिटीज आर कंसीडर टू बी यूजफुल फॉर पार्लियामेंट्री वर्क। अगर आपने थोड़ा थोड़ा सा भी एनसीईआरटी देखी होगी या अगर आपने लक्ष्मीकांत ही देखी होगी तो उसमें आपने ये ज़रूर देखा होगा कि वहाँ पे वो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में बात करता है। तो अगर आपने पता होगा, एक होती है पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी, होती है एडॉक कमेटी, होती है स्टैंडिंग कमेटी, और एडॉक कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और भी काफ़ी कमेटीज़ होती हैं। जो एडॉक कमेटी होती है वो टेम्पररी कमेटीज़ होती है। ऐसे अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होता तो आप ये कर सकते थे। तो वहाँ पे 2018 का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे एक करंट अफेयर ये भी था कि जो पार्लियामेंट्री एस्टीमेट कमेटी है जो, उनको रघुराम राजन जी जो है हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे जो, उन्होंने उनको एक नोट लिखा था पार्लियामेंट्री एस्टीमेट कमेटी को बैंक के एनपीएस पे कि बैंक का एनपीएस क्यों बढ़ रहा है। तो ये सब अगर आपने न्यूज़ देखी होती
तो आप आराम से लिख सकते थे। अगर आपने न्यूज़ नहीं भी देखी होती, अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी होती या आपने सिर्फ लक्ष्मीकांत ही पढ़ी होती, तो आप ये आंसर लिख सकते थे आराम से। तो आप इंट्रो में क्या देते, पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बता देते, स्मूथ फंक्शनिंग होती है, एडवाइजेबल है, और जो पार्लियामेंट का ओवरलोड होता है उसको कम करती है। तो ये आप इंट्रो में थोड़ा बता देते। फिर आप बॉडी में बता देते, एस्टीमेट कमेटी के बारे में पूछ रहा तो वो एस्टीमेट कमेटी के बारे में ही है, तो आपको बॉडी में वही बताना था एस्टीमेट कमेटी के बारे में, कि इकॉनमिक एस्टीमेट कमेटी का मेन फंक्शन क्या है। वो इकॉनमी के रिलेटेड कंसल्ट होती है, पॉलिसीज फ्रेमवर्क के रिलेटेड एडवाइसेस करती है, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है, असिस्ट करती है। तो जो उसमें जो मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, ये सब आपने थोड़ा सा मोटा मोटा बता देना था उसमें सारा। फिर आपने जब कंक्लूजन पे आना था, कंक्लूजन में आपने ये बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू देना था कि हाँ ये स्ट्रेंथन करती है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को। उसमें कमिटीज़ का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें सब पार्टियों को, मतलब कि सब जो वहाँ पे गवर्नमेंट में या ऑपोजिशन में है, उनको एक प्लेटफॉर्म में आके नेशन बिल्डिंग में ये मदद करनी चाहिए। तो वैसे ऐसे आप एक कंक्लूजन बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू आप दे सकते थे वहाँ पे। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फिफ्थ क्वेश्चन में उन्होंने पूछा, किसके बारे में पूछा गया है, कैग के बारे में पूछा हुआ है उन्होंने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग के बारे में पूछा गया, उनके रोल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, एक्सप्लेन करना था हमें वहाँ पे, हाउ दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द मेथड एंड टर्म्स ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज वेल एज द रेंज ऑफ पावर्स ही हैज एक्सरसाइज। तो वही है। तो अगर किसी ने थोड़ी सी न्यूज़ देखी होती तो वहाँ पे ये एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि जो कैग की जो अपॉइंटमेंट होती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो अगर आपको ये कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं भी पता था, तो आप आराम से, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी या आपने लक्ष्मीकांत भी पढ़ी थी, तो एक सीरियस एस्पिरेंट तो वो ये सब चीज़ें तो पढ़ता ही है। अगर आपने ये देखा होगा कि यूपीएससी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे, जैसे कैग हो गया, फाइनेंशियल कमीशन हो गई, यूपीएससी हो गई, स्टेट पीसीएस हो गया, तो इन पे वो क्वेश्चन हर साल पूछता ही पूछता है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। तो ये चीज़ आ गई। उसके बाद में जब आप इस क्वेश्चन को लिखते, तो इंट्रो में आप बताए थे थोड़ा कैग के बारे में, कैग की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा बताए थे। आर्टिकल 148 में ये कहा गया कि देयर शैल बी ऑफिस ऑफ द कैग, और बी आर अम्बेडकर ने स्पेसिफिकली वहाँ पे एक कहा गया है, बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा वहाँ पे कहा गया है कि जो कैग का ऑफिस है वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंस रखता है एक गवर्नमेंट में। तो उसका कैग ऑफिस होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप बॉडी में लिखते हैं, कैग का रोल लिखते हैं, उनकी पावर लिखते हैं, अपॉइंटमेंट लिखते हैं, उनके ऑफिस के बारे में थोड़ा बताए थे। तो ये आप 10 मार्क्स में आपको काफ़ी सफिशिएंट था ये। उसके बाद फिर आप जब हम कंक्लूजन पे आते, बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू, कंट्रोवर्सी के बारे में अगर आपने थोड़ा सा बता देना था कि हाँ, अगर वहाँ पे अगर आपको इतना ही पता है कि जो कैग का अपॉइंटमेंट है वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना वहाँ पे। आपने सिर्फ वहाँ पे एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि अगर कुछ लोगों को लगता है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि कैग का ऑफिस जो है वो नहीं होना चाहिए, देयर शैल बी नो देयर इज नो नीड ऑफ द ऑफिस ऑफ कैग। तो आपने ये बता देना था कि कैग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कहीं जगह भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ कहीं आप पढ़ेंगे तो कहीं जगह पे कुछ आपको लिखा हुआ ये मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा, अ कैग इज ए फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो आप ये चीज़ें लिख सकते थे एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू बना के, तो आप अपना आंसर खत्म कर सकते थे। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सिक्स क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वेदर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट of July 2018 can settle the political tussle between LG and elected government of Delhi। तो अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ी होगी या अगर नहीं भी पढ़ी होगी, यार अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं इसमें, पॉलिटी में या कुछ भी है, तो आपने इतना तो आपको पता ही होगा, यूपीएससी के एस्पिरेंट हो यार, आपको इतना तो पता होगा कि एलजी दिल्ली के एलजी में और दिल्ली की जो सरकार थी उनमें कुछ मनमुटाव चल रहा था, कुछ उनमें कंट्रोवर्सी वगैरह चल रही थी कि वो उनकी बात नहीं मान रहे, वो उनकी बात नहीं सुन रहे।
तो उसके बाद में एक 2016 में फिर एक उन्होंने केस फाइल किया था दिल्ली सरकार ने एलजी के खिलाफ कि एलजी हमारी बात नहीं मानते, हमें काम नहीं करने देते। तो ये सब चीज़ें आप अगर आपने ये इन चीज़ों में हमें जाने की ज़रूरत कोई नहीं है, हमें सिर्फ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार करना था। तो वही आ गया। इंट्रो में आप थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है उसका ऑफिस। उसके बाद में पोस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो आर्टिकल 124 से लेके 147 के बीच में उसकी पावर डिफाइन है। अगर आर्टिकल रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो आप लिख सकते थे आराम से वहाँ पे। तो उसके बाद जब बॉडी में आप आते तो उसके बाद आप एलजी के उसमें बता सकते थे कि एलजी उसमें जजमेंट के बारे में आप बता सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उन्होंने ये कहा था कि दोनों ऑफिस को एक पब्लिक ऑफिस है, उनको डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, पब्लिक के ग्रीवेंसेस को सुनना चाहिए और अपने मनमुटाव दूर करके उनको एक एक वर्किंग कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। ऐसा ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उसके बाद में उन्होंने कुछ जजमेंट दी थी मैटर कि सुप्रीम जो गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करेगी एलजी के काम में, और एलजी इंटरफेयर नहीं करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट के काम में, एक्सेप्ट कुछ अंडर आर्टिकल 2939 के अंडर कुछ भी एक्सेप्शन होगी तो उसको दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ डिसीजन जो है वो कुछ लेने पड़ेंगे एलजी के एलजी एलजी से परमिशन लेके या कुछ भी ऐसा था। तो यहाँ पे था। तो एलजी की पावर्स तो आपको पता है डिफाइन है। वो गवर्नमेंट जो यूटी गवर्नमेंट है उनकी पावर भी डिफाइन है, वो कैसे कैसे काम करेंगी। तो ये एक अननेसेसरी से इन्होंने एक टसल बना के रखी थी बीच में। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर इंटरफेयर किया, फिर वो केस हुआ वगैरह वगैरह, वो हम उसमें इतना नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद में आपने कंक्लूजन में एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू दे देना था अपना। और अगर आपने थोड़ा सा भी अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था तो उसमें एक जो जजमेंट थी उसमें ना एक जजमेंट में एक जो बेंच बैठी थी, बेंच ने काफ़ी एक अच्छी सी बात कही थी। उन्होंने ये कहा था जो लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी है वो फ्रेगाइल है, फ्रेजाइल कॉन्सेप्ट है वो। फ्रेजाइल कॉन्सेप्ट मीन्स वो काफ़ी एक शीशे के तरह एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा अगेंस्ट एनी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट अगेंस्ट एब्सोल्यूटिज्म। चाहे वो कोई भी एब्सोल्यूटिज्म, चाहे कोई भी पॉलिटिकल हो या कुछ भी हो, हमें एक उसको लिबर्टी और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो ये सब था, आराम से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते थे। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने पूछा है वो है हाउ फॉर डू यू एग्री विद द व्यू दैट द ट्रिब्यूनल curtails the jurisdiction of the ordinary court। अगर आप अगर आपने 2019 वाली वीडियो देखी है तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये ट्रिब्यूनल वगैरह कुछ सुना हुआ लग रहा है। तो ये वही है, तभी तो कहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर देखने चाहिए। 2018 में यूपीएससी ने ट्रिब्यूनल और ऑर्डिनरी कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 2019 में भी यूपीएससी ने उस पे ही सेम क्वेश्चन पूछ लिया है। तो अगर किसी ने 2018 का पेपर देखा होता तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वाला वो जो क्वेश्चन आया था 2019 में वो आराम से लिख सकता था। ठीक है। तो इंट्रो में आपने बता देना, ट्रिब्यूनल के बारे में बता देना था, हाई कोर्ट के बारे में बता देना, उनकी पावर्स के बारे में डेफिनेशन थोड़ी बता देनी थी उनकी। फिर आपने बॉडी में ये दे देना था कि जो जो ट्रिब्यूनल है, अब यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है, वो ट्रिब्यूनल और ऑर्डिनरी कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी की बात कर रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी की बात कर रहा है ना, एंड कंटेम्प्ट ऑफ द ट्रिब्यूनल इन इंडिया, है ना, कॉम्पिटेंसी ऑफ द सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द ट्रिब्यूनल इन इंडिया। तो वो इसकी बात कर रहा है। तो उसमें आपने ये बता देना था कि कैसे कैसे एक ऑर्डिनरी कोड और ट्रिब्यूनल में फ़र्क क्या है। आपने उसका डिफरेंस बता देते हो, कैसे बता देना था कि जो जैसे कंपनीज एक्ट होगा, कंपनीज एक्ट हो गया, सेबी एक्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ऐसे ऐसे काफ़ी चीज़ें। ये तो मैं ऐसे जनरल एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको।
कि जो ट्रिब्यूनल है वो एक कोर्ट ने वो एक नॉर्मल जुरिसडिक्शन है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें लिख सकते थे वहाँ पे, और एक स्पेसिफिक वे में आप लिख सकते थे। अगर आपको इतना भी, अगर आपको स्पेसिफिक वे में नहीं भी पता, अगर आप जनरल वे में भी लिख सकते थे, ठीक है। जैसे जो ट्रिब्यूनल है उनको एक उनको एक वैसे राइट नहीं है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन नहीं है जैसे हाई कोर्ट को है या किसी अलग और कोर्ट को है। अब आप ये लिख सकते थे। उसके बाद में आप कंक्लूजन में एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू देके आप अपना आंसर खत्म कर सकते थे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दो 8th क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा हुआ है, इन्होंने किस पे पूछा हुआ है, इन्होंने फाइनेंशियल कमीशन ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो कॉन्स्टिट्यूट कैसे कॉन्स्टिट्यूटेड, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा हुआ है कि वो कैसे बनी थी। तो अगर किसी को आपको पता होगा 2017 में जो 15th फाइनेंस कमीशन थी वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की थी, ठीक है। तो इंट्रो में आप थोड़ा फाइनेंशियल कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बता देते, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, आर्टिकल 280 उसका बताया थे। अगर आपको आर्टिकल नहीं भी पता तो आप वैसे ही बता सकते थे फाइनेंशियल कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, तो उसका थोड़ा आप इंटर में बताए थे। उसके बाद में आप बॉडी में ये बताए थे कि हाँ अभी रिसेंटली 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करी गई है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी, अगर आपने फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ा होता तो आप इतना वहाँ पे जान लेते कि जो फाइनेंस कमीशन है वो फाइनेंशियल मैटर पे गवर्नमेंट को असिस्ट करती है, कैसे जो फंड्स हैं जो स्टेट और जो टैक्स का पैसा है कैसे वो स्टेट और सेंटर में डिवाइड होता है, और अदर फाइनेंशियल एडवाइसेस गवर्नमेंट को वो देती है, रिकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट को। उसके बाद आप एक कंक्लूजन में बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू बता के उसका उसके बेनिफिट्स वगैरह बता के फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के, तो वो आप अपना क्वेश्चन आराम से ख़त्म कर सकते थे। तो ये वीडियो कभी काफ़ी लंबी हो गई है, तो चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसका। 2018 का ये 2018 का, उसके बाद में हम बाकी बाद में देखेंगे। तो 9th क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है, पंचायत सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। लोकल पार्ट में लोकल panchayat system is India as a part of local government. Apart from government grants, what sources of panchayats and local financing developmental projects? अब यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वहाँ यहाँ पे वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो पंचायत है वो गवर्नमेंट ग्रांट्स के अलावा वो क्या सोर्स है उनका डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंशियल क्या सोर्स है उनका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो एक पंचायत में होते हैं। तो पहले तो आपने इंट्रो में बता देना था, इंटर में आपने पंचायत की डेफिनेशन वगैरह लिख के उसकी वो तरह बता देना था कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये, तो वो सारा आपने बता देना था। उसके बाद आप, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देख रहे होंगे पंचायत सिस्टम, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो पंचायत सिस्टम, और अगर किसी ने 2018 का पेपर देखा होता तो वो ये तो पढ़ के जाता था, तो उसको आसानी हो जाती 2019 के पेपर में। तो 2019 के पेपर में सीधा सीधा यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, वो जो पेट्रियार्कल वाला क्वेश्चन था, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ से ही वो क्वेश्चन बन गया। तो जिसने प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन देखे होते तो वो ये पढ़ के जाता और 2019 में वो आराम से आंसर लिख पाता अपना, ठीक है। तो मेरा यही कहने का मतलब है यहाँ पे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लोग नहीं देखते, यहीं पे वो लैग करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी चाहता है बच्चों को कि वो यूपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, ना कि किसी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन देखो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, उसमें आप प्रैक्टिस करो, उसके आप आंसर लिखो, तब जाके आपकी आंसर राइटिंग जो अच्छी बनेगी तो आपको वो आगे भी हेल्प करेगा। अब ज़्यादा चांस किसके हैं क्वेश्चन रिपीट होने के? यूपीएससी के। तो यूपीएससी के चांस है ना, किसी इंस्टीट्यूट के चांस तो नहीं है कि उनके क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन देखेंगे तो यूपीएससी के क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा वो कंसेप्ट वैसा रहता है। हाँ, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कंसेप्ट तो वही रहता है। पंचायत जो है, पंचायत पंचायत ही रहेगी, पंचायत चेंज थोड़ी हो जाएगी। तभी लोग कहते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन देखना चाहिए। जो टॉपर से आप सुना होगा, अगर आपने किसी भी ऐसे एक्सपीरियंस आदमी से सुना होगा या किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन से सुना होगा जिसने एग्ज़ाम दिया हुआ है, वो कहते हैं लोग कि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो,
लेकिन लोग क्या करते हैं, वो नहीं देखते, वो करंट अफेयर में घुसे रहते हैं, करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं, लेकिन बाद में जब पेपर देने जाते हैं तो करंट अफेयर से कुछ भी नहीं आया होता। वही एक दो चीज़ होती है जो काफ़ी काफ़ी 2-3 साल से न्यूज़ में होती है। तो ये कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक अंदाज़ा लग जाता है कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है और यूपीएससी क्या पूछ रहा है। तो वही पंचायत का क्वेश्चन है यहाँ पे। आप आराम से इंट्रो दे सकते थे पंचायत की, उसके बाद आप बॉडी में डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है, वही थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा, अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल्स टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस, और गवर्नेंस इम्प्रूव होगी। उसके बाद में आप उसमें बॉडी में ये देख सकते थे कि जो पंचायत का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनका फाइनेंशियल पे क्वेश्चन पूछा है ना, नहीं फाइनेंसिंग कहाँ से होगी उनकी। आप देख सकते थे कि जो पंचायत से जो टैक्स लगाती हैं, टैक्स का पैसा होता है जो जो गांव में, जो कई कई ज़मीनें जो होती हैं जो लोगों को ग्रांट में दी होती हैं, गवर्नमेंट को ग्रांट में दी होती है, जो वहाँ वहाँ से पैसा आता है पंचायत को, जो बाहर की कंपनीज आई होती हैं उन्होंने जहाँ पे लोकल वो जो गांव में जो ज़मीनें उन्होंने ली होती हैं, या कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो खुली होती हैं उन्होंने ज़मीनें ली होती हैं, जो पंचायत का अपना पैसा होता है वो भी एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में। तो वैसे आप कुछ ऐसा क्वेश्चन लिख आंसर लिख के उसका बॉडी में देके तो आप आराम से लिख सकते थे। उसके बाद में आप एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू कंक्लूजन की गवर्नमेंट को थोड़ा और इन पे फोकस देना चाहिए पंचायत पे, क्योंकि पंचायत ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है, जिससे हम काफ़ी अच्छी तरह से गवर्नेंस को हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आप ये क्वेश्चन लिख सकते थे। तो ये काफ़ी अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ये। तो नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे 2017 का पॉलिटिकल देखेंगे, वो भी हम कल तक हम अपलोड कर देंगे उसको। अगर आपने 2019 का वीडियो नहीं देखा तो वो आप 2019 के लेक्चर भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे एक लाल सा बटन आ रहा होगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ एक बेल आइकन आ रहा होगा, आप उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक